हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अभी पार्ट 2 की। कौन सा? विज्ञान में मोशन एंड टाइम यानी कि गति एवं समय। इसका पार्ट 1 पीछे की वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हमने सदिश और अदिश के बारे में बात की थी कि सदिश कौन सी राशि होती हैं, अदिश कौन सी राशि होती हैं। जैसे थोड़ी बात कर दूं, सदिश वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, सदिश राशि कहलाती हैं। अदिश वे राशि होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश राशि और सदिश राशि को ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ट्रिक भी बताई गई थी और उस ट्रिक के माध्यम से आपको सदिश और अदिश राशियों को याद करना बताया गया था। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे भी बात टाइम पीरियड एवं फ्रीक्वेंसी की, यानी कि आवर्तकाल और आवृत्ति की। आवर्तकाल क्या होता है और आवृत्ति क्या होता है, इन दोनों में एक संबंध भी है। उस संबंध को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम क्या आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है भाई? तुमने कभी कभी देखा होगा, जैसे हमारे घर में भी एक वॉच लगी हुई होगी, उसके नीचे पेंडुलम होगा और पेंडुलम क्या करता रहता है भाई? अपना चक्कर लगा रहता है, यानी कि इधर से उधर क्या करता रहता है? घूमता रहता है, यानी कि कभी इधर कभी इधर। तो भाई यही क्या है? एक प्रकार का आवर्तकाल है। अब इसे हम साइंस की भाषा में परिभाषित करें तो क्या होगा कि आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। समझे कुछ? क्या कोई गतिमान वस्तु है, उसे अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? उसका आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे बात कर दूं मैं, आवर्तकाल यानी कि T बराबर 1/n, T बराबर 1/n, जहां T जो है, T क्या है हमारा? आवर्तकाल। T क्या है? T क्या है भाई? आवर्तकाल। और N क्या है यहाँ पर? N जो है वो है भाई आवृत्ति। क्या है भाई? N जो है वो है हमारी आवृत्ति। तो क्या समझे भाई टाइम पीरियड के बारे में कि किसी गतिमान वस्तु का अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, उस वस्तु का क्या कहलाता है भाई? आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल T से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 1/n। ठीक है नहीं? इसके बारे में आवर्तकाल हुआ। देखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति भी कुछ इसी से रिलेटिव है। अब आवृत्ति को जानने के लिए अगर मैं बात कर दूं भाई कि आवृत्ति क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कोई कंपन होंगे। कंपन जानते हो? दोलन जानते हो ना? दोलन। जैसे ये मैंने मान लिया भी कोई है एक शाखा पेड़ की ब्रांचेस है और यहां पर मैंने बांध दी भाई एक रस्सी। क्या बांधी? रस्सी बांधी। और इस रस्सी से मैंने बना दिया इस पर एक झूला बना दिया। अब झूला बन गया और यहां पर भाई लटके हुए हैं हम। जब लटके हुए हैं तो यहां से भाई जो दोलन होंगे, दोलन का मतलब समझ रहे हो ना? दोलन, जब झूला पर कोई भी झूलता है तो वो क्या कहलाते हैं? उसके दोलन कहलाते हैं। कि तूने एक दोलन कर लिया, कि तूने 2 दोलन कर लिए, कि तूने 3 दोलन कर लिए। तो वो दोलन जो है, अगर एक आम भाषा में बोल दूं तो कंपनों की यानी कि दोलनों की जो संख्या है वही आवृत्ति कहलाएगी। कंपनों और दोलनों की जो संख्या है भाई क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है नहीं? तो बेटे इस आवृत्ति की जो परिभाषा है उसे कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या समझे?
किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में, ये चीज़ याद रखना 1 सेकंड में, कि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या भाई कि आवृत्ति जो है n बराबर 1/t, 1/t, जहां अभी पीछे भी बताया था मैंने कि n क्या है भाई, n जो है वही तो हमारी आवृत्ति है, n जो है वही तो आवृत्ति है, और t जो है वो क्या है भाई, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। क्या है ये, आवर्तकाल। इसका जो मात्रक होता है क्या बताया, हर्ट्ज, हर्ट्ज, इसे Hz भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या था, किसी गतिमान वस्तु द्वारा अपने पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल, ठीक है नहीं। जबकि आवृत्ति क्या है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अब भाई देखेंगे इन दोनों में किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल आते हैं। इन न्यूमेरिकल को कुछ हल करेंगे। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल की बात कर दूं, हाँ तो बच्चों देखो भाई तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और इसमें जो पूछा है, देखो कह रहा है किसी वस्तु का आवर्तकाल यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 5 मिनट है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था फ्रिक्वेंसी बराबर n बराबर यानी आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर जो होता है भाई क्या होता है। बात कर दूं मैं इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया, आवर्तकाल। क्या दिया बेटे, आवर्तकाल। और आवर्तकाल को मैंने बताया था किससे लिखते हैं, आवर्तकाल को लिखते हैं बेटे t से, ठीक है नहीं। और t बराबर कितना दिया है, 5 मिनट। कितना दिया है, 5 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई इसके बाद पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आवृत्ति। आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। आवृत्ति को किससे लिखते हैं बेटे, n से, ठीक। n बराबर क्वेश्चन मार्क, इसे हमें ज्ञात करना है। लिख दोगे वी नो दैट, वी नो दैट। क्या जानते हो भाई तुम, यानी कि n बराबर होता है 1/t, 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्त का, ठीक। यानी कि 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही तो आवृत्ति कहलाती है। हाँ बात आई 1 सेकंड में, जबकि हमारा टाइम किसमें दिया है बेटा, मिनट में। तो क्या करेंगे, इसे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि इसे मिनट में, मिनट से किस में चेंज करोगे, सेकंड में। तो 5 मिनट है, 5 मिनट को सेकंड में जब चेंज करोगे तो तुम्हें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो भाई पता ही होगा सभी को कितने होते हैं, 60। तो भाई ये कह रहे हैं 5 मिनट, जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में भाई कितने सेकंड हो जाएंगे, 5 की 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा भाई 6, और ये 0 है इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 1 0 ऐसे ही, ये हो जाएंगे 300 सेकंड। अब यहाँ पर तुम अपना मान लगा सकते हो, यानी कि 1/t। अब t का मान कितना लगाना है, 5, या ये हमारा 300 नहीं, अब 5 नहीं लगेगा, क्या लगेगा 300। तो जब यहाँ पर इसे लगाओगे तो n बराबर मिलेगा 1/,
300, ठीक है नहीं, 300 हो गया। अब ये 1/300 है, 1/300, क्या 300 जो है इसमें भाग चली जाएगी? तो भाई आंसर आया भाग नहीं जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? तो सीधा क्या करेंगे भी, यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाएंगे, अपना इधर भी कर सकते हो इसे। तो मैंने यहाँ कर लिया भाई n बराबर 1/300, यहाँ मैंने पॉइंट बढ़ाया और एक यहाँ 0 बढ़ा लिया। क्या अब भाग चली जाएगी? तो जवाब आया भी भाग नहीं जाएगी। तो जब नहीं जाएगी तो एक 0 और बढ़ा लो, तब यहाँ 0 बढ़ा है तो यहाँ भी 0 बढ़ाना होगा, तो अब भी भाग चली जाएगी, तो अभी भी भाग नहीं जाएगी। तो फिर क्या करें भाई, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लो, तो यहाँ भी एक 0 और बढ़ा लो। अब भाग आराम से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है 1000 है यानी कि 1000 है, जबकि नीचे कितना है 300 है यानी कि 300 है। तो 1 2 1 2 2 0 कट गए, तो ऊपर भाई बचा कितना 10 और नीचे कितना 3। तो इसे 3 से डिवाइड करोगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये सीरीज हमारी जो है कहाँ है, आगे तक चलती जाएगी। तो इसे लिख सकते हैं हम n बराबर 0.003 और 3। हाँ भाई, अब इसका मुख्य पार्ट जो मैंने अभी बताया था लास्ट में कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक होगा क्या भाई, हर्ट्ज, ठीक है नहीं, हर्ट्ज यानी कि Hz, ठीक। हाँ तो भाई, हाँ तो बेटा इसका आंसर कितना आया, n बराबर 0.0033 हर्ट्ज, ठीक है नहीं। तो अब आराम से न्यूमेरिकल याद कर सकते हो इसका। अगर कहीं आवर्तकाल दिया है और आवृत्ति पूछ रहा है तो ये अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, और कहीं अगर आवृत्ति दी है पर आवर्तकाल पूछे तो वो मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी पीछे बताया था, क्या होता है, T बराबर 1/n, ठीक है नहीं। हाँ तो इस न्यूमेरिकल को अपना देख सकते हो। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर मैं बात करता हूँ, क्या है भाई, घूर्णन गति। घूर्णन गति, अब ये घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति मुझे लगता है सभी जानते हैं। घूर्णन का क्या मतलब है, घूमना। घूर्णन का क्या मतलब है, घूमना, यानी कि वे सभी गतियां जो अपनी अक्ष के परिता घूमती हैं, यानी कि वे सभी गति जो अपनी अक्ष के क्या घूमती हैं, परिता, यानी चारों ओर घूमती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर दूं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई एक उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा। तो जो चंद्रमा जो है वो क्या करता है भाई, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक। जैसे पृथ्वी है अपनी अक्ष के क्या करती है, परिता घूमती है। जो पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के क्या घूमती है, परिता घूमती है, ठीक है नहीं। तो परिता घूमती है तो पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। और बात कर दूं, साइकिल तो सभी ने देखी होगी, स्कूल आते होंगे हैं, साइकिल से आते होंगे, किसी ने मोटरसाइकिल भी चलाई होगी। तो उसका जो पहिया होता है, साइकिल या मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो भी कौन सी गति करता है भाई, घूर्णन गति करता है, यानी वो भी घूमता हुआ चलता है, ठीक है नहीं। अब एक एग्जाम्पल की और बात कर दूं, जैसे सभी ने लट्टू तो देखा ही होगा, लट्टू जानते हो ना, हाँ आम भाषा में बात कर दूं बंगूर, और नचाया होगा, ठीक है ना। हाँ तो उसी से लेकर के, जैसे अगर हम उसमें एक धागा बांध करके और उसे जब घुमाते हैं तो वो क्या करने लगता है भाई, अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूमने लगता है। और लट्टू जो घूमता है तो कौन सी गति कर रहा है भाई, घूर्णन गति कर रहा है। इसके बाद में अगर और बात कर दूं मैं भाई घूर्णन गति को लेकर के, तो ऐसी सभी गतियां जो अपनी अक्ष के परिता घूर्णन करती हैं, घूर्णन गति कहलाती हैं, ठीक। एग्जाम्पल में बोलने तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, साइकिल के पहिए का घूमना, और अभी एक एग्जाम्पल और दिया था, आया याद, लट्टू का घूमना। ये सब क्या है, हमारी घूर्णन गतियां हैं, ठीक। तो घूर्णन गति में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बात करेंगे हम जड़त्व, ठीक है नहीं। क्या है जड़त्व, जड़त्व के बाद, हाँ तो बच्चों देखो बात कर रहे हैं अब हम जड़त्व की, कि जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है, ठीक है नहीं। इससे पहले पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और ये हमारी घूर्णन गति। अब बात कर रहे हैं जड़त्व की। जड़त्व क्या है, तो भाई जड़त्व जो है किसी वस्तु का
वह गुण है जो उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे बात कर दूं, पंखा है, पंखा अगर घूम रहा है यानी कि गति कर रहा है और पंखे के स्विच को कर दूं मैं ऑफ, पंखे के स्विच को कर दूं मैं ऑफ, तो जो पंखा पहले गति अवस्था में था अब वो किस में आ जाएगा भाई, किस में आ जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा, यानी कि वह स्थिर होने का विरोध करेगा, स्थिर होने का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो भाई क्या आया जड़त्व, कि जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह अभिलक्षणिक गुण है जो अपने होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव का विरोध करता है, वो उसका क्या है भाई, जड़त्व कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने तुम्हें बताया ही था, जैसे कोई पंखा है, ठीक है नहीं, पंखा क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और जब गति कर रहा है और उसके स्विच को कर दिया जाए ऑफ, तो भाई वह गति से विराम अवस्था में जब आएगा तो उसका क्या करेगा भाई, विरोध करेगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या है भी हमारा एक प्रकार का जड़त्व है। अब ये जो जड़त्व जो है भाई, वो जड़त्व दो प्रकार का होता है बेटे, जड़त्व जो है, जड़त्व दो प्रकार का होता है, जड़त्व दो प्रकार का होता है। अब कैसे दो प्रकार का होता है इस चीज को हम देखेंगे। तो भाई जड़त्व जो पहला है वो है भाई गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और दूसरा जो है भाई इसका वो है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर एक बार थोड़ा ध्यान से कर भी लिया नहीं, अगर एक बार तुमने यहां देख लिया तो कभी भी जड़त्व को नहीं भूलोगे। क्या कि गति का जड़त्व, गति का मतलब समझ रहे हो कि गति हो रही है, तो गति के जड़त्व के अनुसार, गति के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। सपोज दैट जैसे कोई बस है, क्या है, कोई बस है और वह गति कर रही है, ठीक, और उसे रोकने के लिए कोई हम बल नहीं लगा रहे हैं, और जब जैसे ही एकदम ब्रेक लगाते हैं तो जो यात्री होते हैं एकदम आगे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण। पढ़ा कुछ पढ़ लें, क्या गति का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई बस है दौड़ रही है, अगर उसके अचानक से ब्रेक लगा दिए जाएं तो सभी यात्री होते हैं क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्या है हमारा गति का जड़त्व है, ठीक, याद रहेगा। दूसरा विराम का जड़त्व, दूसरा क्या है, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, अगर गति का जड़त्व याद हो गया तो विराम का जड़त्व तो दाएं हाथ का खेल, ठीक है नहीं। हाँ, तो क्या भाई, विराम का जड़त्व, तो विराम के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्या था कि जब कोई यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कपड़े देखे होंगे, कपड़ों पर क्या है भाई, धूल जम जाती है, यानी कि वो विराम अवस्था में होती है, बिल्कुल गति नहीं कर रही होती है, और जैसे ही हम कपड़े को उठा करके एक फटकार लगाते हैं तो सभी धूल के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, किसके कारण, विराम के जड़त्व के कारण। तो गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व याद हुआ, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई न्यूटन के गति के विषयक नियम की। अगर इस जड़त्व में कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, एक बार मैं और रिवाइज कर सकता हूँ कि गति का जड़त्व क्या है, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कोई भी है, गाड़ी है, अगर गति कर रही है, अचानक से ब्रेक लगा दिए जाएं तो जो ड्राइवर होता है और उसमें बैठे यात्री होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण। विराम का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कपड़े हैं, कपड़े पर धूल
बैठ जाती है, यानी कि ब्राह्म अवस्था में होती है बिल्कुल, और जब उसे उठा करके उसे फटकार लगाते हैं यानी फटकते हैं तो क्या होती है भाई, उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं कपड़े से, ठीक है नहीं। ये क्या है, ब्राह्म का जड़त्व। बात कर रहे हैं हम भाई न्यूटन के गति के विषयक नियम की। तो आपने न्यूटन के बारे में तो कुछ पढ़ा ही होगा कि न्यूटन, जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, किसके बारे में बताया था है। सभी ने कहानी सुनी होगी सेब वाली कि एक बार जो न्यूटन सर थे सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से ऊपर से जो सेब था नीचे आकर के गिर गया। तो न्यूटन के मन में एक सवाल आया कि ये जो सेब है ये नीचे आकर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों ना गया भाई। तो इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने अपना शोध करना चालू कर दिया और शोध करते करते उन्होंने दुनिया के सामने गुरुत्वाकर्षण की एक मिसाल खड़ी की थी कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसी के कारण जो पृथ्वी पर वो अगर हम ऊपर कोई भी पिंड फेंकते हैं तो वो आकर पृथ्वी पर ही गिरता है, ठीक है नहीं। इसी को लेकर के उन्होंने 3 नियम दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने, तो उन्हें जाना जाता है न्यूटन के गति के विषयक नियम से, ठीक है नहीं। बात करेंगे भाई हाँ, तो न्यूटन के गति के विषयक नियम। तो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो कितने दिए थे बेटे, 3 नियम दिए थे। न्यूटन के गति के कितने नियम है भाई, 3 नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम है। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। याद रखना कितने नियम हैं, 3 नियम। पहला नियम बात कर दो भाई, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, थोड़ा ध्यान से, क्या न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था गति का यानी प्रथम नियम दिया था वो कुछ इस प्रकार से था कि यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, और अगर वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्या कि यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है नहीं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसे पंखा समझ लो, अगर पंखा गति कर रहा है, पंखा क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और अगर उसे स्विच को ऑफ नहीं किया यानी कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो क्या पंखा कभी भी रुक सकता है, नहीं रुक सकता, ठीक है नहीं। जैसे बस है, बस अगर गति कर रही है, अगर उसके ब्रेक नहीं लगाए जाएं तो क्या वो रुक जाएगी, नहीं, गति करती रहेगी, ठीक है नहीं। जैसे धूल के कण हैं, कपड़े पर बैठे हुए हैं, अगर उन्हें अलग नहीं किया जाए यानी कि उनसे फटकार नहीं किया जाए तो क्या वो अलग हो जाएंगे, नहीं। तो क्या था कि यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है नहीं। वो कौन सा नियम था, पहला नियम। दूसरा जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ये नियम कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। क्या कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है भाई, बराबर होता है, ठीक है नहीं। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं तो बिल्कुल ये है F बराबर m a, F बराबर m a। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है,
इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहते हैं। ठीक है नहीं, इससे रिलेटिव कुछ एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है नहीं, न्यूमेरिकल टाइप में वो हम देख रहे हैं अभी। इसके बाद ये तीसरा नियम है, उसे देख ले रहे हैं पहले। ठीक, तीसरा जो नियम था न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये तृतीय नियम क्या था? ये कुछ शायद इस नियम के बारे में सभी जानते होंगे, लेकिन इसे हम महसूस नहीं करते क्या यही गति का तृतीय नियम है। जैसे अगर कोई भी वस्तु है, जितना बल वो हम पर लगाती है, यानी कि जैसे कोई वस्तु है उस पर उतना बल हम, जितना बल हम उस पर लगाएंगे उतना ही बल वो विपरीत दिशा में हम पर लगाएगी। आम भाषा में बोल दूं तो जैसे जितना बल मैंने दीवार पर लगाया, दीवार उतना ही बल विपरीत दिशा में मेरे हाथ पर लगाई। ठीक, इसे क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि यदि कोई वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है वो उतना बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है नहीं, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ही था मैंने। ठीक है ना, जैसे दीवार पर हाथ जोर से अगर उसे धक्का दें तो जो दीवार जो है क्या करती है भाई, उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है, तो लेकिन कौन सी दिशा में लगता है? वो विपरीत दिशा में लगता है। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देख ले रहे हैं हम एक एग्जाम्पल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। हाँ तो बच्चों देखो, न्यूमेरिकल है ये गति के द्वितीय नियम से। ठीक है नहीं, हाँ तो क्या है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा वह जो दिया है इसमें 5 किलोग्राम है तथा वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो लगने वाला बल है वो क्या होगा? ठीक है नहीं, इस पर जो बल लग रहा है भाई वो कितना होगा, इसमें हमें देखना है। तो भाई तुम्हें पता है कि जो द्रव्यमान जो है वो कितना है, 5 किलोग्राम। तो द्रव्यमान बराबर लिख दोगे, कितना दिया भाई, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, यानी कि मास बोल दें तो द्रव्यमान m से लिखते हैं। m बराबर है होता है क्या है भाई इसमें, 5 किलोग्राम। इसके बाद क्या रहा है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। किससे गति कर रही है? त्वरण से। तो त्वरण होता है भाई एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। इसे किससे लिखते हैं, a से। और a बराबर कितना दिया बेटे, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा, यानी कि F का मान पूछ रहा है। F यानी कि फोर्स, बल। तो भाई बल बराबर क्या, बल बोलने तो F, और F बराबर हो जाएगा भाई क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब तुम्हें पता है, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई कि F बराबर होता है भाई ma। F बराबर होता है ma, कहाँ से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कहाँ से आया फॉर्मूला, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। इसमें भैया मान पुट कर दो और कुछ नहीं करना है, मान रखने हैं इसमें। तो F बराबर मिलेगा हमें, m का मान कितना दिया, 5, ठीक है नहीं, गुणा a का मान कितना दिया है, 2। दोनों की भाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई F बराबर 5 की 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 10 आ गया F का मान। बात आई फोर्स यानी कि बल। तो बल क्या है ये, तो बल आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा कि बल जो है एक धक्का या खिंचाव है। बल जो है एक धक्का या खिंचाव है, ठीक है नहीं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है भाई न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो यहां लिख दोगे भाई F बराबर 10 न्यूटन, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आज जो हमने बात की थी वो सबसे पहले आवर्तकाल और आवृत्ति पर, घूर्णन गति पर
जड़त्व और न्यूटन की गति के विषयक नियम पर। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे न्यूमेरिकल टाइप में। और ये जो बचे हैं तुम्हारे 3 टॉपिक, त्वरण, विस्थापन तथा दूरी, वेग और चाल, इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही है। और अगर तुम्हें कहीं भी आवर्तकाल, आवृत्ति, घूर्णन गति, जड़त्व या न्यूटन के गति के नियम में कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।